बात करते हैं उस तूफान की जिसने आधे भारत में कोहराम मचा रखा है। कर्नाटक और गोवा में ताउते तूफान तबाही के निशान छोड़ते हुए महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ बढ़ चुका है। महाराष्ट्र में तेज हवाओं का चलना शुरू हो गया है तो गुजरात में इसके असर से निपटने की तैयारियां भी की जा रही हैं। कितना असर अब तक तूफान का हुआ है और अगला टारगेट कहां-कहां इस तूफान का हो सकता है, हमारी ये रिपोर्ट समझाएगी। जैसे जैसे ताउते तूफान आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ता जा रहा है। तूफान ने गोवा में भी नुकसान किया है। तोते चक्रवाती तूफान का असर साउथ गोवा में निश्चित तौर पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर जो पेड़ गिरने की वजह से और केबल टूटने की वजह से, क्योंकि जो तेज हवाएं चली थी उसकी वजह से काफी नुकसान जो है देखने को मिला। और आप ये देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का टैंकर है जो कर्नाटक की ओर से गोवा की तरफ लाया जा रहा है और ये केबल जो है लटकने की वजह से यहाँ पर ले जाने में, दूसरी तरफ ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ताउते तूफान मुंबई से भी गुजरने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल भारी बारिश के साथ तेज हवाएं बहेंगी, जिससे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। तो मुंबई को हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आज हेवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है। कल हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल। हम आज एक्सपेक्ट करेंगे कि कल से आज विंड स्पीड और बढ़ेगा। मुंबई में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 60 to 70 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 80 किलोमीटर पर आवर तक विंड जा सकता है। फिशिंग एक्टिविटीज़ इज़ कम्प्लीटली सस्पेंडेड एंड सारे जो सावधानियाँ है गवर्नमेंट ने, वी आर इन टच विद द गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट। एंड ताउते तूफान को देखते हुए यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात हो चुकी हैं। किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ तैयार है। इसको देखते हुए यहाँ मुंबई में ऑलरेडी 3 टीम को डिप्लॉयड किया गया है और सेंट्रल पोजीशन जो अंधेरी है इसमें 3 टीम डिप्लॉयमेंट है। किसी भी प्रकार की कोई घटना होने पर शॉर्ट नोटिस पे विद इन 15 मिनट्स यहाँ से टीम रवाना हो जाएगी और मौके पर पहुंच के रिस्पॉन्स करेगी। 2 दिनों के बाद ताउते तूफान गुजरात में टकराने वाला है। यहाँ पर इसके ज्यादा प्रभाव पड़ने की आशंका है। तूफान के असर से निपटने के लिए यहाँ भी प्रशासन की तरफ से तैयारी की जा चुकी है। यहाँ पर तूफान के असर के ज्यादा दिखने की आशंका है। 17-18 2 दिन में कभी भी गुजरात पर यह साइक्लोन आएगा। पूरी तैयारियां राज्य सरकार ने की है। ऑक्सीजन सप्लाई और बिजली का सप्लाई और पावर बैकअप उसकी तैयारियां भी की गई है। प्रत्येक हॉस्पिटल में पूरी संभावनाओं के साथ उसको निपटने के लिए एक तैयारियां की गई है। सूरत में तो तूफान के टकराने से पहले ही उसका असर दिखने लगा है। हवा की रफ्तार बढ़ गई है, साथ ही बारिश भी हो रही है। तोक्ते साइक्लोन की सीधी असर गुजरात के सूरत शहर में भी देखने को मिल रही है। भारी बारिश हो चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हो सूरत के 8 विस्तार का नजारा है। इस इलाके में फिलहाल एक जबरदस्त पवन के साथ यहाँ पर बारिश हुई है और यहाँ पर लगे हुए जो बैनर्स है वो भी तहस नहस देखते नजर आ रहे हैं। भारी पवन के साथ यहाँ पर बारिश हुई है। ऐसे में जो बड़ी इमारतें हैं, बड़ी इमारतों में जो कांच की बारियां है वो भी टूटी हुई होने के समाचार सामने आ रहे हैं। उधर अमरेली में भी एनडीआरएफ की टीम तैनात है। आसपास के इलाके से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, जिससे लोगों की जान माल का कम नुकसान हो। तूफान का खतरा गुजरात पे है और गुजरात में खास करके पोरबंदर से लेके महुआ के बीच में ये साइक्लोन टकरा सकता है, ऐसा मौसम विभाग ने बताया है। 17 तारीख और 18 तारीख ये दोनों दिन ऐसे है कि जिस पे गुजरात के ये जो पोरबंदर और महुआ का समुद्री तट है उस पे खतरा ज़्यादा है। अभी आप जो देख रहे हैं वो अमरेली जिले के पीपावाव के समुद्री तट का ये दृश्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा करंट समुद्र में देखने को मिल रहा है।
मौसम विभाग के मुताबिक तूफान के टकराने के वक्त हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रहने की आशंका है। एबीपी न्यूज की टीम पोरबंदर के चांच बंदर पहुंची। मौसम विभाग के मुताबिक पोरबंदर और मोहा के बीच चांच बंदर पर तूफान का ज्यादा असर हो सकता है। 18 तारीख को जो टोटे तूफान आने वाला है, जिसकी गति लगभग 150 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आने का संभावना है, उससे लोगों को जो है हिदायत दिया जाए और उसको बचाया जा सके। इसलिए जो है लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम हम बताएंगे और लोगों को जो है सुरक्षित, जहाँ पे सुरक्षित स्थान है जैसे स्कूल, कॉलेजेज या जो भी शेल्टर है, वहाँ पे लोगों को जाने का हम बात बताएंगे उनको। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने के मामले में 25 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें, दिल्ली में अलग अलग जगहों पर पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर चस्पा किए गए थे, जिस पर लिखा था, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। इस पर दिल्ली पुलिस ने 25 एफआईआर दर्ज कर ली हैं। करीब 25 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। पोस्टर लगाने के आरोप में 25 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया तो सियासत तेज हो गई। आम आदमी पार्टी ने पोस्टर लगाने की जिम्मेदारी ले ली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी ने कहा है कि पोस्टर हमने लगवाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उनके बदले पुलिस बेकसूरों को क्यों गिरफ्तार कर रही है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी इस विवाद में कूदे हैं। उन्होंने भी ये पोस्टर ट्वीट किया और कहा कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। मैं कहना चाहता हूं दिल्ली पुलिस से भी, मोदी जी से भी, कि आप ये गरीब कार्यकर्ताओं को, हमारे पोस्टर लगाने वाले लोगों को जो गिरफ्तार कर रहे हैं, अगर आपको पता करना है कि पोस्टर किसने लगाए, ये पोस्टर हम लोगों ने लगाया है। दिल्ली की जगह जगह, दिल्ली की सड़कों पर हम लोगों ने ये पोस्टर लगाया है और हम ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि ये पोस्टर हमने लगाया है। आपको मुकदमा करना है तो हमारे ऊपर करो, उन बेचारे गरीब पोस्टर लगाने वालों के ऊपर मत करो, और आगे भी ये मुहिम जारी रहेगी। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए सवाल पूछा कि क्या सरकार केवल इसीलिए है कि वो एजेंसियों का दुरुपयोग करे, लोगों को चुप कराते रहे। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, अलग अलग स्थानों से रिपोर्ट्स आ रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, एफआईआर हो रही हैं। क्यों? क्योंकि लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। सिर्फ ये सवाल पूछने पर कि मेरी वैक्सीन आपने विदेशों में क्यों भेजी, मेरे बच्चों के लिए जो वैक्सीन थी आपने विदेशों में क्यों भेजी, एफआईआर हो रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। विश्व गुरु, वैक्सीन गुरु, ये उत्सव, टीका उत्सव, ताली उत्सव, थाली उत्सव, दिया उत्सव, कहां है ये उत्सव? आप उत्सव मनाएं और लोग अपनी लाशें लेकर घूम रहे हो ढूंढने के लिए कि कहां उनको जलाएं, कहां उनको दफनाएं। ये क्या हाल बना रखा है आपने देश? इस बीच इस मामले में सबसे ताजा अपडेट दिल्ली पुलिस की तरफ से आया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जिन 25 लोगों पर एफआईआर हुई है और जो 25 लोग गिरफ्तार हुए हैं, वो पोस्टर चस्पा करने के आरोप में नहीं, लॉकडाउन के नियम तोड़ने के आरोप में हुए हैं। आपको याद दिला दें, देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त कोरोना कर्फ्यू चल रहा है। पीएम मोदी पर हो रहे हमलों के बचाव में बीजेपी कह रही है कि ये सब कुछ विपक्ष की चाल है। विदेश वैक्सीन इसीलिए भेजना पड़ा क्योंकि विदेशी कंपनियों के साथ तो वैक्सीन बनाने से पहले ही करार था, शर्त थी, इसलिए भेजना पड़ता है बड़ा हिस्सा। भारत में जनवरी से लेकर वैक्सीन लग रही थी। कितने कांग्रेसियों ने वैक्सीन लगाया वो बताए ना। आज जो ये छाती पीटकर मांग रहे हैं कि हमें वैक्सीन दो और अफवाह का माहौल बनाकर, क्योंकि अगर सीनियर सिटीजन को वैक्सीन लग गई तो उनकी ज़िंदगी सुरक्षित हो जाएगी और अब इनको डर बैठा हुआ है, इसलिए अब ये वैक्सीन कर रहे हैं। जब वैक्सीन उपलब्ध थी तो लगवा नहीं रहे थे। इन्होंने कितने स्टॉक खराब किए, और अगर वो वैक्सीन उस समय विदेशों को नहीं दी जाती तो ये फिर खराब करते, क्योंकि लगने ही नहीं दे रहे थे। और विदेशों को देना कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म है जी। हमारी जो कोविशील्ड है वो यहाँ कोविशील्ड के नाम से बिक रही है, लेकिन उसका नाम ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका है। वो हम लोगों के यहाँ बनी ज़रूर है, लेकिन वो वैक्सीन विदेश में इजाद हुई है। और लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत कि मैंने अगर तय किया कि मैं आपका काम करूंगी तो मुझे उसका 30% 40% जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको देना है। नहीं दूंगी तो मेरा लाइसेंस कैंसिल होगा। और इन्होंने वो लाइसेंस कैंसिल कराने की कोशिश की। इन्होंने अमेरिका से यहाँ पे सामान ना पहुंचे उसका प्रयास किया। हर तरीके की घटिया राजनीति की है।
कोरोना महामारी ने यूं तो पूरे देश में कोहराम मचा रखा है, लेकिन कोरोना की कुछ कहानियां ऐसी भी सामने आ रही हैं जिसको सुनकर आपका दिल भर आएगा। दर्द और गम में डूबी कोरोना की ये वो कहानियां हैं जिन्होंने समाज और सरकार के सामने एक और बड़ी चुनौती पेश कर दी है। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए कोरोना का ये सितम। कोरोना से मौत की कहानी जैसे घर घर की कहानी बनती जा रही है। पिछले 15 दिनों में लगभग 21 से 22 लोगों की जो मौत है वो कोरोना के चलते हुई है। कोरोना ने शहरों में मौत का जैसा तांडव मचा रखा है, उससे कहीं ज्यादा गांवों में कोरोना का कहर महसूस हो रहा है। यूपी के गांवों में जब एबीपी न्यूज पहुंचा तो पता चला कि इन गांवों में करीब हर दिन ही किसी न किसी की अर्थी उठ रही है। गांव के जो हालात हैं, कोरोना की दहशत यहाँ पर साफ नजर आ रही है। किसी का जवान बेटा चला गया तो किसी के पति का साथ छूट गया। देश के शहरों, कस्बों, गांवों से सामने आ रही गम और दुख में डूबी कोरोना की ये वो दर्द भरी कहानियां हैं जो देखने वाले का कलेजा छलनी किए दे रही हैं। कोरोना के इस दौर में यूं तो गम की कोई इंतहा नहीं रही है, लेकिन कुछ कहानियां तो ऐसी हैं जो आपका कलेजा भी चाक कर देगी। दरअसल कोरोना संक्रमण से सैकड़ों परिवार तबाह हो गए हैं। ऐसे केस भी सामने आ रहे हैं जहां माता पिता की मौत से बच्चे अनाथ हो गए हैं। और ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला राजस्थान के अजमेर में सामने आया है, जहां कोरोना से पति की मौत की खबर सुनने के बाद पत्नी की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई और मां बाप की अचानक मौत के बाद अब परिवार में 7 साल और 11 साल के बच्चे दादी के सहारे रह गए। उनके लालन पालन की जिम्मेदारी अब बूढ़े दादा दादी पे आ गई है। मैं सरकार और प्रशासन से मांग करता हूं कि इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लालन पालन को लेकर, इनके पालन पोषण को लेकर जो सहयोग और सामर्थ्य अनुसार जो सहयोग बन पाता है, जो सरकार अपने स्तर पे और प्रशासन अपने स्तर पे कोई सहयोग प्रदान करता है, तो मैं इस मांग को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना चाहूँगा। और मेरे बेटा अपन चलेंगे और मेरा बेटा। कोरोना की ऐसी दर्द भरी ढेर सारी कहानियां देश भर में बिखरी पड़ी हैं। कार मंगाओ, अरे मोहित भैया को फोन करता हूँ, मैं अभी कार लेकर आएगा। यूपी के गाजियाबाद की एक सोसाइटी में भी ऐसा ही एक दर्दनाक मामला सामने आया है। गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी में रहने वाले एक ही परिवार के 4 सदस्यों की 10 दिन के अंदर ही कोरोना से मौत हो गई। कोरोना पीड़ित इस परिवार के उन्हीं लोगों की ये 4 तस्वीरें हैं, कोरोना ने जिनकी सांसें छीन ली हैं। 27 अप्रैल को सबसे पहले घर पर ही इलाज कर रहे दुर्गेश प्रसाद कोरोना से चल बसे। इसके बाद उनकी पत्नी संतोष कुमारी, बेटे अश्वनी और बहू निर्मला को ग्रेटर नोएडा के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इलाज के दौरान 4 मई को अश्वनी और अगले ही दिन 5 मई को उनकी मां संतोष कुमारी की मौत हो गई। दिल हिला देने वाली बात यह भी है कि 2 दिन बाद 7 मई को निर्मला का भी निधन हो गया। महज 10 दिनों में ही पूरा परिवार उजड़ गया। अब बस इस परिवार में 2 मासूम बच्चियां ही बची हैं। अश्वनी और निर्मल की 8 और 6 साल की इन बच्चों को फिलहाल उनकी बुआ के यहाँ बरेली भेज दिया गया है। और कोरोना के इस सितम से इस पूरी सोसाइटी में दहशत का माहौल है। इनके शव के लिए एम्बुलेंस को फोन किया गया, लेकिन सरकार की ओर से किसी भी एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हुई, जिसके चलते प्राइवेट एम्बुलेंस को के द्वारा इनको शमशान घाट भेजा गया। शमशान घाट में भी उन लोगों का रवैया काफ़ी बुरा रहा है।
कोरोना से पैदा हुए इस भयावह हालात ने आज जहां हर किसी को डरा दिया है, वहीं कोरोना से अनाथ हुए ऐसे बच्चों की मदद के लिए राज्य सरकारें भी अब सामने आ रही हैं। दिल्ली सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई और परवरिश का सारा खर्च उठाने का ऐलान किया है। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूं जिनके दोनों माता पिता चल बसे, अब उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं ऐसे सभी बच्चों को कहना चाहता हूं कि उनके दुख को मैं समझता हूं, पर आप चिंता मत करना बच्चों, आप अपने आप को अनाथ मत समझना, मैं हूं ना। किसी भी बच्चे की पढ़ाई बीच में छूटने नहीं देंगे, हर बच्चे की पढ़ाई जारी रहेगी। हर बच्चे की पढ़ाई और उन बच्चों की परवरिश का खर्चा सरकार उठाएगी। दिल्ली सरकार की तरह ही छत्तीसगढ़ सरकार ने भी ऐसे अनाथ बच्चों या ऐसे परिवार को मदद देने का फैसला किया है जिनके कमाने वाले सदस्य की मौत हो गई है। इस वित्तीय वर्ष से लागू होने वाली महतारी दुलार योजना के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार जहां अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी, वहीं पेंशन भी देगी। मध्य प्रदेश की सरकार भी उन बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी जिनके माता पिता का कोरोना से निधन हो गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने भी कोरोना संक्रमण के चलते अनाथ हुए बच्चों को स्कॉलरशिप और घर के लिए कमाई करने वाले इकलौते सदस्य की मौत पर पेंशन देने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से राजेश पंडोह का परिवार खुश है। दरअसल राजेश पंडोह की पिछले साल दिसंबर में कोरोना संक्रमण से मौत हो गई थी। अब उनके परिवार में पत्नी और एक बेटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी थोड़ी कमी रही है और इस तरह से किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह से इतना ज़्यादा ये बढ़ जाएगा, तो वो तो जनता को और सरकार को मिलके ही इसका सामना करना पड़ेगा और तभी इससे हम उभर पाएंगे बाहर। अभी हम ऑन नहीं कर रहे हैं। हम अगर हमारे घर की बात ली जाए तो सिर्फ एक ही ब्रेड ऑनर था, मेरे डैड, जो कि अब नहीं रहे हैं। तो उस वजह से मुझे लगता है कि इस तरह के किसी भी स्टेप से हमारी बहुत ज़्यादा मदद होगी और हमारा काफ़ी ज़्यादा सिर का बोझ हल्का हो जाएगा इससे। कोरोना की वजह से जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया है, उन्हें गोद लेने के लिए कई लोग भी सामने आ रहे हैं, लेकिन भारत में बच्चा गोद लेना बेहद मुश्किल काम है। दरअसल केंद्र सरकार ने बच्चा गोद लेने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी गठित की है। बच्चे को गोद लेने के लिए एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता है, जिसमें नियम के मुताबिक लेने वाले माता पिता से ये भी कहा जा सकता है कि वो बच्चे के नाम पर कोई बॉन्ड लें या इन्वेस्टमेंट करें। नियमों के मुताबिक संभावित माँ बाप के लिए शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक दृष्टि से सक्षम होना जरूरी होता है। ये बात भी प्रमाणित करना होता है कि अभिभावकों को कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। खास बात यह है कि एक सिंगल महिला किसी भी लिंग के बच्चे को गोद ले सकती है, लेकिन एक सिंगल पुरुष सिर्फ लड़के को ही गोद ले सकता है। संभावित माँ बाप अगर 2 साल से ज्यादा वक्त से शादीशुदा हों, तभी वो बच्चा गोद ले सकते हैं। बच्चा गोद लेने के लिए माँ बाप की उम्र एक बेहद अहम पहलू है। इसके तहत कम उम्र के बच्चे को गोद लेने के लिए माँ बाप की औसत उम्र कम होनी चाहिए। संभावित माता पिता और गोद लिए जाने वाले बच्चे के बीच उम्र का फासला कम से कम 25 साल होना ही चाहिए। किसी बच्चे को गोद लेने के लिए सबसे पहले इन 10 कागजात का होना भी जरूरी है, जिनमें बच्चे को गोद लेने के इच्छुक परिवार की मौजूदा तस्वीर, उसका पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मौजूदा साल के इनकम टैक्स की प्रमाणित कॉपी, शादीशुदा होने पर शादी का प्रमाण पत्र, तलाकशुदा होने पर उसका प्रमाण पत्र, गोद लेने वाले से जुड़े 2 लोगों के बयान और गोद लेने वाले का अगर कोई 5 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा है तो उसकी सहमति जरूरी होती है। इसके अलावा सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र भी जरूरी है कि बच्चा गोद लेने वाले को कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। जाहिर है, बच्चा गोद लेने के ऐसे सख्त नियमों और प्रक्रिया का मकसद बच्चों के साथ होने वाले किसी भी तरह के अपराध को रोकना है, तो वहीं उनके भविष्य को सुरक्षित बनाना भी है। लेकिन इन दिनों कोरोना की वजह से अनाथ हो रहे बच्चों के बढ़ते मामलों ने सरकार ही नहीं, समाज के सामने भी अब एक नई चुनौती पेश कर दी है।
10,000 डोजेज जल्द ही हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैब से रिलीज होने वाली है। अगले 1-2 दिनों में डीआरडीओ के अस्पतालों में मरीजों को ये मिलना शुरू हो जाएगी। इसके बाद जून के महीने में हर हफ्ते 1 लाख डोजेज का प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। तैयार है कोरोना की दवा। डीआरडीओ की 2DG बहुत जल्द मरीजों तक पहुंचने वाली है। डीआरडीओ का दावा है कि ग्लूकोज पर आधारित इस दवाई के सेवन से कोरोना से ग्रस्त मरीजों को ऑक्सीजन पर ज्यादा निर्भर नहीं होना पड़ेगा और जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। डीआरडीओ ने इस दवाई को डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर तैयार किया है और क्लिनिकल ट्रायल के बाद ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस दवाई को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए हरी झंडी दे दी है। इस एंटी कोविड मेडिसिन का पूरा नाम 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज, जिसे 2DG के नाम से भी जाना जाता है। डीआरडीओ की दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज यानी इनमास ने हैदराबाद की रेड्डी लैब के साथ मिलकर इस दवाई को तैयार किया है। अगले 1-2 दिनों में डीआरडीओ के अस्पतालों में मरीजों को मिलनी भी शुरू हो जाएगी। इसके बाद जून के महीने से हर हफ्ते 1 लाख डोज का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा।